माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल कीमिया ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो पार्ट 5 अपनी वीडियो श्रृंखला का पार्ट 5 ठोस अवस्था इंटरमीडिएट केमिस्ट्री पार्ट 1 का लेके हाजिर हूँ, जिसमें आज आपको निविड़ संकुलन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे निविड़ संकुलन होता क्या है, निविड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है, निविड़ संकुलन की ठोस अवस्था केमिस्ट्री में क्या उपयोगिता है और किसी भी ठोस की संकुलन क्षमता क्या होती है, इसको हम विस्तार पूर्वक आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि बोर्ड पे आपको लिखा मिल रहा है, निविड़ संकुलन क्लोज्ड पैकिंग। ये शब्द तो नया लगता है, लेकिन क्लोज्ड पैकिंग का अर्थ है किसी बंद क्षेत्र में कोई भी वस्तु पैक की गई है। आप यहाँ पैक मतलब उसमें रखी गई है। तो कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आपको आगे पढ़ने में काम आएंगे, उनको आप जान लीजिए। HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। HCP का अर्थ होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग और CCP का अर्थ होता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। FCC का अर्थ होता है फेस सेंटर्ड क्यूब। इतने प्रकार के केंद्रण एकक कोशिकाएं होती हैं। देखेंगे हम कि निविड़ संकुलन जो होता है, निविड़ क्लोज्ड पैकिंग, उसमें आप एक जो अभी परमाणु अणु या आयन होते हैं ठोस के, उनको आप गोलाकार मानेंगे और देखेंगे कि क्रिस्टल में उनकी व्यवस्था कैसे होती है। व्यवस्था का नंबर कई प्रकार से होती है। एक बीमा में निविड़ संकुलन, जब एक बीमा में निविड़ संकुलन होता है तो एक गोला दूसरे गोले से सट के रखा गया होता है, या उसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है, सरल रेखी व्यवस्था होती है और प्रत्येक गोला अन्य दो गोलों के संपर्क में बना रहता है सदैव। फिर आगे ख नंबर आता है द्विबीमा में निविड़ संकुलन। द्विबीमा में निविड़ संकुलन, पंक्ति के अनुसार आप गोलों को रखेंगे और दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि एक गोला दूसरे गोले के ठीक ऊपर हो, गोलों के ठीक ऊपर रखा गया हो। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा गया है, एक गोला दूसरे गोले के ठीक ऊपर रखा गया हो। इस प्रकार जो संरचना बनती है वो द्विबीमा में निविड़ संकुलन होता है और ये द्विबीमा में निविड़ संकुलन AAA ट्रिपल A प्रकार का निविड़ संकुलन कहलाता है। इस प्रकार से आपको एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है निविड़ संकुलन में। फिर द्विबीमा में निविड़ संकुलन एक तो इस प्रकार हो गया, चतुष्फलकी होता है। फिर दूसरा है षटकोणीय व्यवस्था होती है परमाणु की। इसमें क्या होता है कि पहली पंक्ति को उसी प्रकार सटा के रखेंगे, एक गोले के बाद दूसरा गोला, दूसरे के बाद तीसरा, इसी प्रकार एक सरल रेखी श्रृंखला बनेगी। और दूसरी पंक्ति में जो गोले होते हैं उनको पहली पंक्ति के गोलों के अवनमनों में रखते हैं, पहली पंक्ति के अवनमनों में रखते हैं। ये बोर्ड को मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली पंक्ति के अवनमनों में रखेंगे तो ये जो श्रृंखला बनेगी BA प्रकार का संकुलन बनेगा और षटकोणीय द्विबीमा में निविड़ संकुलन कहलाएगा। लिखते जाइए आप बहु कॉपी पे। उसके बाद
गा नंबर आता है त्रिविमा में क्लोज्ड पैकिंग। सीपी का मतलब है क्लोज्ड पैकिंग, संकुलन, निविड संकुलन। त्रिविमा में किस प्रकार होता है? प्रत्येक पंक्ति को एक दूसरे गोले के ऊपर रखने पर, प्रत्येक पंक्ति को एक दूसरे के गोले के ऊपर रखने पर ऐसा होता है इसमें कि जो द्विविमा में निविड संकुलन है, आप समझिए यही बारीकी है। द्विविमा में जो निविड संकुलन है उसी पंक्ति के ऊपर, जैसे कि ये है, इस लेयर के ऊपर एक लेयर और रख दें, फिर एक लेयर और रख दें, फिर एक लेयर और रख दें। जैसे आप समझिए कैरेट में अंडे सजाए जाते हैं, अंडे रखे जाते हैं, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर ऐसे रखा जाता है। तो इस प्रकार जो रखते हैं उससे हमें त्रिविमा में निविड संकुलन प्राप्त होता है। त्रिविमा में निविड संकुलन प्राप्त होता है और निविड संकुलन ए प्रकार का कहलाता है। उसमें आप देखेंगे कि एक घनीय जालक बनता है, एक घनीय जालक बनता है। हर गोला अपने 6 गोलों के संपर्क में रहता है। हर गोला, जो हम गोला मान के चल रहे हैं अभी परमाणुओं को, अपने 6 गोलों के संपर्क में बना रहता है, जिससे एक घनीय जालक बनता है। फिर इसी प्रकार द्विविमा में षटकोणीय से त्रिविम निविड संकुलन होता है। द्विविमा षटकोणीय, देखिए आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे द्विविमा में निविड संकुलन था, चतुष्फलकी बना था, तो आप इस पे लेयर बाय लेयर रखे तो ये घनीय जालक बन गया। उसी प्रकार जैसे षटकोणीय व्यवस्था हुई है द्विविमा में, तो इसके ऊपर लेयर बाय लेयर रखेंगे तो हमें द्विविमा षटकोणीय से त्रिविम निविड संकुलन प्राप्त होगा, जिसका चित्र इस प्रकार बनेगा, देख रहे हैं आप। इसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था में जो हर पंक्ति के अवनमनों में दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित हैं, लेयर बाय लेयर रख देंगे तो जाके बन जाएगा, इस प्रकार की संरचना बनेगी जिसमें ये टेट्रागोनल है और ये ऑक्टागोनल है। इसका मतलब आप समझिए, रखते हैं हम गोले बाई गोले, लेकिन उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह बची रहती है, वही तो है निविड संकुलन। जो स्पेस बच जाता है उसी को तो हम निविड संकुलन कहते हैं। जैसे सपोज दैट कोई आप जार लीजिए, उसमें कंचे, जो गोली खेलते हैं वो कंचे अगर रख दीजिए तो उसमें फिर भी जगह बची रहेगी कि नहीं? बची रहेगी। आप उसमें फिर अगर देखना चाहते हैं तो बालू के छोटे छोटे कण, बालू एक मुट्ठी लीजिए, उसमें डाल दीजिए, पूरी की पूरी बालू हिला दीजिए, चली जाएगी, क्योंकि हर कंचों के बीच में थोड़ी न थोड़ी जगह बची रहती है। तो इस षटकोणीय व्यवस्था से ये मिलता है, तो ये टेट्रागोनल बनता है, ये ऑक्टागोनल बनता है। मतलब ये अष्टभुजी बनता है, ये त्रिभुजी बनता है, ठीक है, तो चतुर्भुजी बनता है। तो अब देखेंगे, देखिए ये संरचना मैंने यहाँ तो जटिल बनाई है, पूरा का पूरा फिगर है, यहाँ आपको अलग दिखाया गया है चतुष्फलकीय रिक्ति। इस प्रकार से चतुष्फलकीय रिक्ति बनी है, जिसमें ये टेट्रागोनल सीरीज का एक फिगर आपको दिख रहा है। ये रिक्ति बनती है, रिक्ति माने खाली स्थान, रिक्त स्थान भरो, आप जानते हो, वही खाली स्थान है। फिर अष्टफलकीय जो फिगर बनता है उसमें इस प्रकार का अष्टफलकीय रिक्ति बनती है। अब हम ऐसी संरचना में कितनी अष्टफलकीय बनेगी रिक्ति, कितनी चतुष्फलकीय बनेगी रिक्ति, इसको ज्ञात करने के लिए आप गोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए बस। यदि गोलों की संख्या 10 है तो अष्टफलकीय रिक्ति भी 10 होगी, ठीक है। अगर गोलों की संख्या 20 है तो अष्टफलकीय रिक्ति भी 20 होगी। अब सपोज दैट उसी गोलों की संख्या का 2 गुना जो है चतुष्फलकीय रिक्ति आती है। अगर गोलों की संख्या 10 है तो चतुष्फलकीय रिक्ति कितनी होगी? 10 दूनी 20। ये रहा संकुलन क्षमता के बारे में विस्तार से। ज्यादा कुछ है नहीं, बस समझना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं द्विविमीय षटकोणीय से त्रिविम निविड संकुलन में। तो तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखने से चतुष्फलकीय रिक्ति का अवनमन हो जाता है, तो AB पैटर्न HCP बनता है। यहाँ आप समझने वाली बात है
तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखने से। अभी हमने आपसे क्या कहा, यहाँ खाली 2 परतें आपको दिख रही हैं। जब द्विविमा में षटकोणीय से त्रिविमीय संकुलन हुआ है, ये इस हेडिंग का फिगर है, तो आप देख रहे हैं इसमें 2 परत रखी गई, एक ब्लैक वाली एक नीली वाली। अगर आप इसी पे कोई तीसरी परत ला के रख दें तो तृतीय परत को द्वितीय परत पर रखने पर चतुष्फल की रिक्ति का अवनमन हो जाता है, तो AB और AB पैटर्न बनता है। AB और AB पैटर्न बनता है, जिसे हेक्सागोनल क्यूबिक पैटर्न या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। इस प्रकार की संरचना कहाँ पाई जाती है? मैग्नीशियम और जिंक में। मैग्नीशियम धातु है, जिंक भी धातु है, इन दोनों में हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग पाई जाती है। ठीक है, षटकोणीय घनीय व्यवस्था, षटकोणीय घनीय व्यवस्था पाई जाती है किसमें? मैग्नीशियम और जिंक में। आगे बढ़ते हैं। अष्टफलीय रिक्ति का आक्षेपण, अवनमन नहीं है, आक्षेपण है, सॉरी, ये आक्षेपण होता है तो ABC पैटर्न बनता है। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसको हम CCP और FCP कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, इनका पूरा नाम हमने लिख दिया है पहले ही। CCP क्या है और FCP क्या है? CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है, FCP फेस सेंटर्ड पैकिंग है, फेस क्यूबिक पैकिंग है। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? CCP और FCP कॉपर और सिल्वर में। कॉपर और सिल्वर में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। संकुलन क्षमता, आगे चलते हैं कि अभी तक आपने देखा कि निविड़ संकुलन होता क्या है, बखूबी समझ में आया होगा कि किसी भी ठोस के अवयवी कण जो व्यवस्थित होते हैं उनके बीच जो जगह बच जाती है उन्हीं को ज्ञात करना, वो कैसे बचती हैं, क्या होती हैं, कितने प्रकार से, कितने आकार से बचती हैं, उनके बारे में आपने संकुलन क्षमता में पढ़ा। अब अगला टॉपिक आता है संकुलन और निविड़ संकुलन में पढ़ा, उनके बारे में अब आगे आता है संकुलन क्षमता। कि किसी भी संरचना की संकुलन क्षमता का मतलब है, आपको दिखा दें, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है। संकुलन क्षमता में आप लिखेंगे क्लोज्ड इफिशियंसी कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण बताया कि जब किसी जार में कंचों को रखा जाता है तो उनके बीच थोड़ी थोड़ी जगह बच जाती है, तो आप उसमें 1-2 मुट्ठी बालू डालें और हिला दीजिए जार को, सारी बालू उसी में समा जाएगी। आपको लगेगा, जब कंचे अकेले रखेंगे तो लगेगा इसमें जगह नहीं है, लेकिन कंचों के बीच में जगह होती है। संकुलन क्षमता वही बताता है कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा संपूरित होता है। ठीक है, HCP और CCP में संकुलन क्षमता समान होती है। क्लोज्ड इफिशियंसी, आप संकुलन क्षमता बराबर फार्मूला देखेंगे तो होता है एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा आच्छादित आध्यासित आयतन गुणे 100 अपान एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे O प्रतिशत। ये संकुलन क्षमता का फार्मूला है। किसी भी आप पदार्थ का संकुलन क्षमता निकालना चाहेंगे तो यही उसका फार्मूला होगा। आप इसी फार्मूले को लगा के किसी भी संरचना का, चाहे HCP हो, चाहे CCP हो, चाहे FPC हो, सबका निकाल सकते हैं संकुलन क्षमता। तो आपने देखा कि संकुलन क्षमता का फार्मूला ये है, इसे लगा के आप किसी भी संरचना, चाहे HCP हो, चाहे CCP हो, चाहे FCP हो, उसकी संकुलन क्षमता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब CCP की संकुलन क्षमता हम ज्ञात करते हैं। एक घनी एकक कोष्ठिका है, मान लीजिए आपको हमने 3 गोले दिखाए हैं, लेकिन घनी एकक कोष्ठिका में कुल कितने गोले होते हैं? कोनों पे 8 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं? 8 गोले होते हैं। तो आप ये घनी एकक कोष्ठिका बनी है जिसमें A, B, C, D, E, F, G, H हमने कोनों को दिखाया है। अगर गोलों की त्रिज्या जो यहाँ परमाणु अवयवी आयन माने हैं, परमाणु अणु आयन, उनकी त्रिज्या R मानते हैं, तो B बराबर जो भुजा आएगी B का मान होगा 4R, यानी R बराबर 1/4
2√2 प्राप्त होगा आपको। तो CCP में 4 गोले होते हैं, टोटल 4 गोले होते हैं। अगर एक सतह एक फेस का देखा जाए तो एक फेस का देखेंगे तो टोटल 4 गोले होते हैं। तो आपने संकुलन क्षमता में लिखा है यूनिट सेल में गोलों की संख्या 4 है। आध्यासित आयतन तो 4/3 πr³ गोले का आयतन का फार्मूला होता है। जो गणित के स्टूडेंट हो उनको ये आसानी से पता होगा कि गोले के आयतन का फार्मूला है गुणे 100 एकक कोष्ठिका में कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन 2√2 का होल क्यूब। एकक कोष्ठिका घनीय है तो घन की भुजा कितनी आई है, 2√2 आई है। ये बराबर कितना प्राप्त हुआ है आपको, 2√2 मिला है नहीं। अगर ये इधर ले जाएंगे तो ये बराबर 2√2 मिलेगा। तो इसका आयतन अगर इसको आप पूरा हल करेंगे, मैथ के जो स्टूडेंट हैं उनको हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 74% आएगा। ज्ञात कर लीजिएगा इसका कैलकुलेशन करके। तो अर्थात CCP की संकुलन क्षमता जो है 74% होती है। अब आप यहाँ CCP की अगर कह रहे हैं तो HCP को भी कहेंगे, क्योंकि HCP और CCP की संकुलन क्षमता एक जैसी होती है। अर्थात ऐसे परमाणु, अणु, आयन या कोई ऐसा ठोस जिसकी संरचना HCP और CCP पैटर्न पर आधारित है, अर्थात मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और सिल्वर, इनमें जो है संकुलन क्षमता इनकी कितनी है, 74% हिस्सा इनका खाली होता है। 74% हिस्से में आप कोई इनसे बारीक चीजें रख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो अगला है अंतः केंद्रित घनीय संकुलन में संकुलन क्षमता। देखेंगे ये घनीय कोष्ठिका बनी है जो कि अंतः केंद्रित है। अंतः केंद्रित में आप जानते हैं ये परमाणु केंद्र पर उपस्थित होता है। अंतः केंद्रित परमाणु में टोटल, अगर कोई अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है तो उसमें टोटल 2 परमाणु होते हैं। टोटल कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु। जब घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या का निर्धारण कर रहे थे तब आप पढ़े थे, ध्यान होगा। तो अब हमें एक चित्र बनाते हैं, इसमें 3 गोले आपको दिखा दिए हैं, जिसमें आप देखेंगे त्रिभुज EFD, त्रिभुज EFD ये है। अगर इसमें एक भुजा लेंगे B बराबर √2a, A क्या है, ये जो है घन की भुजा है और B क्या है, घन की चौड़ाई है। तो आप देखेंगे त्रिभुज AFD में C का मान √3a आ रहा है। √3a बराबर 4r, r जो है गोलों की त्रिज्या है, अर्धव्यास, किसी भी एक जो गोला परमाणु माने उसका अर्धव्यास है। तो a बराबर 4r/√3, r बराबर √3/4 इंटू a। तब संकुलन क्षमता के फार्मूले में आप ये पूरी चीजें जो ज्ञात की हैं रख देंगे, 2 × 4/3 πr³, क्योंकि 2 परमाणु होते हैं। आप संकुलन क्षमता के फार्मूले में लिखे हैं कुल गोलों द्वारा अध्यासित आयतन गुणे 100 एकक कोष्ठिका का आयतन, ये लिखे हैं ना। तो 4/√3 r³, टोटल इसका r³ किया गया है, पूरे इतने का है। तो हल करने पर इसको हल कर लेंगे तो आपको 68% मिलेगा। अर्थात अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका का संकुलन क्षमता कितनी होती है, 68%। फिर अगला नंबर है 3, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता। सरल घनीय जालक में आपको पता होगा कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। सरल घनीय जालक में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। और इसका चित्र हमने ये बना दिया है, इसके कोनों पर स्थित कोई भी 2 परमाणु अणु आयन और विकर्ण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार इसकी एक भुजा सीधे सीधे क्या बन जाती है, त्रिज्या का काम करती है। पूरी भुजा, इसकी आधी त्रिज्या इसकी 2r के बराबर होगी। उसके बाद आयतन जो निकलेगा, घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। फिर भुजा 2r का क्यूब करेंगे 8r³ मिलेगा। परमाणुओं की संख्या कुल 1 है तो संकुलन क्षमता बराबर 1 परमाणु है। तो एक गोले का आयतन गुणे 100 घन का आयतन, एक घनीय एकक कोष्ठिका का आयतन, इतना रख दिए। इसको हल करेंगे टोटल तो 52.4% आएगा। अर्थात सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता
52.4% होती है। ठोसों में अपूर्णताएं जो, अब अगला पॉइंट है जो अगली हेडिंग आपको देख रहे हैं, ठोसों में अपूर्णताएं। आपको इस बात का हमेशा से आभास है या पता होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है, कोई भी वस्तु पूर्ण नहीं है। उसी में ठोस पदार्थ भी आता है। ठोस में अपूर्णताएं पाई जाती हैं, जो कि अपूर्णताएं का मतलब है दोष। इसमें कुछ दोष होते हैं कि ठोस तो हम कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें गर्त पाए जाते हैं। जैसे कहीं कुछ परमाणु नहीं होते हैं, गोले नहीं होते हैं। अभी तो ये हम कल्पना कर रहे थे घनी एकक कोष्ठ का, तो सारे कोनों पे सारे परमाणु होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ दोष होते हैं। ये दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: स्टाइकियोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। इन तीनों दोषों के अलग अलग प्रकार हैं, इनको किसे कहते हैं चलिए हम आगे देखते हैं। उसके बाद ये बातें कंफर्म हो जाएगी कि स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है, कैसे होता है, अशुद्धता दोष क्या होता है, कैसे होता है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कैसे होता है। आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे आपके मित्रों को अधिक से अधिक हमारी मुफ्त कक्षा का लाभ मिल सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।